नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं। आज फिर अपहरण की एक कहानी आपको सुना रहे हैं। बिहार के अपहृताओं की दुस्साहस बता रहे हैं। सच में वो दौर 1990 से लेकर 2005 तक बड़ा ही भयावह था और बिहार के अपहृताओं को आप 3 वर्गों में चिन्हित कर सकते थे, परिभाषित कर सकते थे। पहला, वैसे अपहृता गिरोह जो बिहार के भीतर ही अपहरण करते थे और डंके की चोट पर फिरौती वसूलते थे। दूसरा अपहृता गिरोह जिसमें बिहार के अपहृता शामिल होते थे, दूसरे प्रदेशों में जाकर अपहरण करते थे और बिहार में लाकर अपहृत को रखते थे। तीसरा, वैसा गिरोह जो बिहार के अपहृता होते थे, दूसरे प्रदेशों में अपनी पैठ बना चुके हैं और वहीं अपहरण करते थे और वहीं फिरौती भी वसूल लेते थे। कई गिरोह थे, लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, तारीख है 2 सितंबर 1999, 1999। गुजरात पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पटना आई हुई थी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनका नाम आईसी राज था, मैं उनके साथ मुखातिब था क्योंकि वे बड़ा खुलासा करने जा रहे थे। और यह खुलासा फिर से एक अपहरण कांड के सिलसिले में था। हुआ यह था कि 5 अगस्त 1999 को गुजरात के सूरत शहर से साड़ी उद्योग के एक बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम था हरेंद्र सिंह महिरा, उनका अपहरण कर लिया गया था। और अपहरण करने के बाद अपहृता गुत्थी को कई तरीके से उलझा रहे थे, लेकिन गुजरात पुलिस को किसी न किसी तरीके से यह गुत्थी जो उलझी हुई थी वह बिहार में सुलझने का संदेशा दिख गया था। दरअसल जब हरेंद्र सिंह महिरा का अपहरण किया गया, हरेंद्र सिंह महिरा, तब वे अपनी जो फैक्ट्री थी सूरत में, वहां से अपने घर को लौट रहे थे। अपहरण हुआ है इसी को समझने में 24 घंटे से अधिक का वक्त लग गया, क्योंकि तब उनके पास एक मारुति स्टीम गाड़ी थी जिसका नंबर था GJ 5FF 8003। इसके साथ ही वे अगवा कर लिए गए थे। वे खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। पहले परिजनों को लगा कि कहीं चले गए होंगे, गुजरात पुलिस को लगा कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अपहरण हुआ है यह बात तब पक्की हो गई जब 2 दिनों के बाद अपहृताओं ने उनके घर पर, मतलब हरेंद्र सिंह महिरा के घर पर फोन कर कहा कि वे अगवा कर लिए गए हैं और उनके कब्जे में हैं। फिर भी परिजनों को भरोसा नहीं हुआ। बोलचाल में फर्क था, आवाज दूसरी थी, टोन दूसरा था। तब परिजनों ने कहा कि कैसे मान लें कि आप सबों ने उन्हें किडनैप किया है। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाने लगी 1999 में। तो देखिए अपहृता कौन कौन सा फार्मूला, कौन कौन सा तरीका अख्तियार करते थे। तो अपहृत जो किडनैप थे महिरा, उनका एक हैंड नोट तैयार कराया गया, मतलब हाथ से लिखा हुआ कागज, और इसे तैयार कराए जाने के बाद गुजरात के सूरत शहर में महिरा के ऑफिस में उसे फैक्स कराया गया। तो फैक्स मिलने के बाद गुजरात पुलिस और महिला के परिवार वालों को यह पक्का भरोसा हो गया कि उनके परिवार वाले या सूरत शहर का एक उद्योगपति अपहृत कर लिए गए हैं और अपहृता उसके लिए फिरौती की राशि मांग रहे हैं 50 लाख रुपए। परिवार वाले 40 लाख रुपए तक देने को तैयार भी हो गए थे, जैसा आईसी राज पटना में हमें बता रहे थे। लेकिन परेशानी यह थी कि जो उनके पास कॉल्स आ रहे थे वे कभी कोलकाता से आते, कभी बनारस से आते, कभी किसी और शहर से आता, और कहा यह जाता कि आप पैसा लेकर यहां चले आइए, कभी कहा जाता पैसा लेकर वहां चले आइए। पैसे के साथ
अपहृत को नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना नहीं होगा। पैसा जब हम ले लेंगे, किडनैपर कह रहे थे, उसके 2-3 घंटे के बाद वो बनारस के इर्द गिर्द जहां आपको बताया जाएगा वहां महिला आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके के प्रस्ताव से परिवार वाले संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें लग गया कि धोखा होगा। तो फिर इसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। गुजरात पुलिस ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, तब गुजरात में अपहरण बड़ी बात होती थी। हालांकि इसके पहले गौतम अदानी का अपहरण बिहार के ही फजलुर रहमान ने वहां किया था। तो फोन टैपिंग के क्रम में एक नंबर पटना का गया, और नंबर जो पटना का गया, तब देखिए ये अपहर्ता जो थे मोबाइल फोन का बहुत सारा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मोबाइल फोन आ गया था, लेकिन रिमोट एरियाज में मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत तब तक नहीं थी। तो पीसीओ से, लैंडलाइन से, इससे कॉल करते थे और फिरौती की राशि मांगते थे। जब यह लगने लगा कि अपहर्ताओं का लिंक जो है बिहार से है, क्योंकि बोलचाल से यह बात प्रमाणित होने लगी थी कि हो न हो ये सभी के सभी बिहार के रहने वाले हैं। तो गुजरात पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पटना आ गई, और आपको जानकर हैरत होगी कि पटना के एक बहुत ही नामी अपार्टमेंट, प्रतिष्ठित अपार्टमेंट, वहां से एक कॉल गया। और यह कॉल कोई छोटा मोटा नहीं था, करीब 15 मिनट का कॉल था। इसमें 15 मिनट तक फिरौती की राशि के भुगतान की प्रक्रिया पर चर्चा होती रही। यह वो अपार्टमेंट था जो पटना में डाकबंगला चौराहा के पास स्थित फ्रेजर रोड का शांति विहार अपार्टमेंट है। चूंकि लैंडलाइन से फोन किया गया था, इसलिए तुरंत पता कर लिया गया। और जैसे ही जानकारी मिली कि यह सूर्या विहार अपार्टमेंट में फला फ्लैट नंबर में फोन लगा है, तो पुलिस ने वहां की पहरेदारी सादे तरीके से शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि सीधी दबिश दें और कुछ मिले नहीं, इसके बाद खतरा और बढ़ जाए। क्योंकि अपहरण के मामलों में एक इस बात का भी डर रहता है कि कहीं जो अपहर्ता हैं अधिक दबाव पड़ने पर अपहृत की हत्या न कर दें। तो सादे लिबास में कि इस फ्लैट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि जो फ्लैट था वो पटना शहर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर का था। तो इस बात की उम्मीद तो नहीं लगी कि वे सीधे तौर पर इस अपहरण कांड में शामिल होंगे, लेकिन इसका एहसास जरूर हो गया कि उन्हें कुछ न कुछ जानकारी होगी, चाहे फोन करने वाला उनके घर से कोई दूसरा व्यक्ति ही क्यों ना हो। फिर भी बिहार और गुजरात की पुलिस ने ज्वाइंट रूप से सीधी गिरफ्तारी के बजाय वहां पहरेदारी जारी रखी। अभी यह पहरेदारी चल ही रही थी कि एक दूसरा महत्वपूर्ण लीड मिल गया, और लीड यह था कि सूरत शहर में अपहृत महिला के घर पर इन अपहर्ताओं ने एक और फोन कर दिया, और यह फोन किया गया पटना के जीपीओ गोलंबर के पास एक पीसीओ से। और पीसीओ पर जो फोन लगा था उसका नंबर था 229025। अब पीसीओ से फोन जाने के बाद सूर्या विहार अपार्टमेंट के साथ साथ इस पीसीओ की भी निगाहबानी होने लगी। अब देखिए, कहते हैं ना कि अपराधी कहीं ना कहीं चूक करता ही करता है। उसे यह पता नहीं था कि गुजरात पुलिस पटना आ चुकी है। उसे यह पता नहीं था कि पटना पुलिस के साथ गुजरात पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। उसे यह पता नहीं था कि सूर्या विहार अपार्टमेंट का पता चल चुका है। तो अपहर्ता बेखबर थे और उन्हें लग रहा था कि फिरौती की डील कंप्लीट होने वाली है। तो जैसे ही उस पीसीओ से फोन गया, जीपीओ वाले पीसीओ से, जिसका नंबर था 229025,
तो सादे लिबास में पटना पुलिस वालों ने वहां भी पहरा बैठा दिया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तब सीसीटीवी था नहीं। तो देखिए हुआ ये कि ये जो अपहरता गिरोह का सदस्य था, वह फिर से उसी पीसीओ में फोन करने को पहुंच गया कुछ घंटे के अंतराल पर, क्योंकि फिरौती की डील तो फाइनल स्टेज में थी और गुजरात पुलिस ने महिला की फैमिली को समझा कर रखा था कि यदि आपके पास कॉल आए तो जितना लंबा आप खींच सकते हैं उसको खींचिए। तो यह अपहरता जो फिर से उसी पीसीओ में कॉल करने पहुंचा था, जब गुजरात के सूरत शहर में बातचीत कर ही रहा था, तभी पटना पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। पिरबहोर के थानेदार थे मोहम्मद हसनैन खान, उन्हें ही इस टीम की जिम्मेवारी पटना पुलिस की ओर से दी गई थी। तब सीनियर एसपी सुनील कुमार थे और सिटी एसपी मानविंदर सिंह भाटिया थे पटना में। तो पहला अपहरता पकड़ा गया और ये जो पकड़ा गया इसका नाम था ओम प्रकाश ठटेरा उर्फ तांती। ओम प्रकाश ठटेरा गिरफ्त में आ गया। इसके बाद उसकी ठुकाई पिटाई हुई और जैसे ही ठुकाई पिटाई हुई पूरी कहानी खुलने लगी। ठटेरा ने स्वीकार लिया कि हां, हम सबों ने मिलकर अपहरण किया है। अपहरण कैसे हुआ पूरी कहानी बताई। तो देखिए, पिछले कई एपिसोड्स में हमने एक और बड़े अपहरता गिरोह के गैंगस्टर का नाम लिया है अजय सिंह। अजय सिंह तब तक पिक्चर में नहीं आया था, लेकिन इसी गिरोह का चट्टा बट्टा असीम कुमार सिंह हुआ करता था। तो ओम प्रकाश ठटेरा जो गिरफ्तार हो चुका था, उसने बताया कि देखिए, असीम कुमार सिंह, जिसके बस भी चलते थे पटना से जोगबनी के बीच में, दो बस तब चलते थे, कि असीम कुमार सिंह का भाई सूरत में काम करता था और उसने ही कहा था कि सूरत में बहुत मालदार लोग हैं और उनका अपहरण बहुत ही आसान है। इसके बाद अपहरण करने के इरादे से रेकी हो चुकी थी। असीम कुमार सिंह के साथ ठटेरा व दूसरे अपराधी 30 जुलाई को सूरत पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर सभी एक दो हिस्सों में बंट गए। जो पहला गुट था, मतलब गिरोह के भीतर ही जिम्मेदारी के साथ जो गुट बना, उसमें पहला अल्फा होटल में ठहरा और दूसरा एक अन्य होटल में ठहरा धनबाद के विजय कुमार सिंह के नाम पर। फिर 5 अगस्त को अपहरण कर लिया। अब देखिए, अपहरताओं का दुस्साहस और जैसा समझाया था असीम के भाई ने, ये सभी इस टीम कार के साथ अपहृत महिला को कानपुर, इलाहाबाद, सासाराम होते हुए डेहरी तक ले आए। अब जब डेहरी पहुंच गए, या यूं कहें डेहरी पहुंचने के पहले ही रास्ते से कहीं से भी जो मुख्य अपहर्ता असीम कुमार सिंह तब पकड़ा नहीं गया, उसने पटना में बीरेंद्र सिंह, गया में पप्पू सिंह, अखिलेश सिंह और पवन को फोन किया और सबों को कहा कि हम सभी डेहरी पहुंच रहे हैं, जल्दी से पहुंचो। इसमें जो पप्पू सिंह था वह गया के एपी कॉलोनी का रहने वाला था और मूल रूप से उसका जो पैतृक गांव था वह औरंगाबाद का बैरी गांव था। अब जब सभी डेहरी पहुंच गए तो यह बात तय हुई कि अपहृत को रखा कहां जाएगा, ले तो आए हैं। तो यह असीम ने ही तय किया कि अब इसे आगे ये जो पप्पू सिंह है उसे अपने साथ ले जाएगा और औरंगाबाद के बैरी गांव में रखेगा। इसके बाद जो गुजरात पुलिस के प्राधिकारियों ने हमारे साथ खुलासा किया कि पप्पू सिंह के पास एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी जिसका नंबर था BEQ 5158। उस एम्बेसडर कार से वह अपहृत को लेकर
अपने औरंगाबाद के गांव पर चला गया। इसके बाद फिरौती के लिए डील होने लगी। हैरत की बात कि जिस बीरेंद्र सिंह का नाम हमने आपको बताया, उसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। बीरेंद्र सिंह ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद पटना में एक शानदार ऑटो क्लिनिक खोला था, बहुत ही शानदार, 1999 के हिसाब से अत्याधुनिक स्मार्ट। तो ये बीरेंद्र सिंह इस अपहरण कांड में शामिल हो गए और जानकारी ये मिली, जैसा गुजरात पुलिस ने बताया, कि बीरेंद्र सिंह गिरफ्तार भी कर लिए गए, विजय सिंह भी गिरफ्तार हुए, कि बीरेंद्र सिंह का जो सर्विस सेंटर ऑटो क्लिनिक था सहदेव महतो मार्ग पर, वहीं अपहृत की गाड़ी, मतलब जिस गाड़ी से अपहरण किया गया था, जिस गाड़ी के साथ अपहरण किया गया था, GJ5FF8003 को छुपा कर रखा गया। वहां इस गाड़ी का नंबर बदलकर DL2CJ6359 कर दिया गया था। तो देखिए, बीरेंद्र सिंह की संलिप्तता, गिरफ्तार भी हुए और गुजरात पुलिस का दावा तो ये इतना तक रहा कि बीरेंद्र सिंह ने इस अपहरण कांड में इस्तेमाल के लिए अपनी गाड़ी भी दी थी, जिसे लेकर असीम सिंह गुजरात गया था। और वह गाड़ी भी एक स्टीम गाड़ी थी जिसका नंबर था BR1E3707 और दूसरी गाड़ी थी BR1L800, इसे भी जब्त किया गया। तो इस अपहरण कांड ने यह प्रमाणित किया कि बिहार के अपहर्ता कहां कहां तक पहुंचे हैं। देखिए, अब सवाल यह पैदा होता है कि इतनी गिरफ्तारियां हो गई, ये हो गया, तो फिर ये जो अपहृत वेबसाइट है महिला छूटे कैसे? तो पटना में ओम प्रकाश सटेरा गिरफ्तार कर लिया गया, बीरेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिए गए, इसके साथ विजय सिंह गिरफ्तार किया गया। तो इन गिरफ्तारियों के बाद गिरोह के कई सदस्यों को इस बात की जानकारी मिल गई कि अब बचना मुश्किल है और पुलिस जो है असीम सिंह को और पप्पू सिंह को तलाश रही है, क्योंकि जो अपहृत है वह पप्पू सिंह के कब्जे में ही औरंगाबाद के बैरी गांव में है। तो जो बचे हुए, जो गिरफ्तार नहीं हो सके थे, उन सबों ने जल्दी में गया में पप्पू सिंह के घर पर लैंडलाइन नंबर लगा था 433695, वहां फोन कर दिया कि पटना में कई गिरफ्तारियां हो गई हैं, जल्दी भागो, अपहृत से बचो। और अब इसके बाद जब ये जानकारी दे दी गई तो पप्पू सिंह का साला हुआ करता था रंजीत सिंह, वह रातों रात बैरी गांव चला गया, जहां से महिला को वहां से हटाया गया। और फिर अपहर्ताओं ने अब यह देख लिया, समझ लिया कि अब महिला को अपने कब्जे में रखना या 40 लाख रुपए की जो फिरौती राशि तय कर ली गई थी उसे वसूल पाना संभव नहीं रह गया है, तो जाकर बनारस में एक लावारिस जगह पर छोड़ दिया। गुजरात की पुलिस, गुजरात की एसआईटी वहां पहुंच गई और महिला को अपने कब्जे में लेकर गुजरात चली गई। पर मुझे याद है कि आईसी राज, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे गुजरात, उन्होंने मेरी बातचीत में कहा था कि देखिए, इस गिरोह का कमर तोड़ना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि महिला के अपहरण के बाद गुजरात पुलिस भी बहुत लंबे अरसे तक सो गई थी, क्योंकि इसके बाद भी गुजरात से कई अपहरण हुए, बिहार के अपहर्ताओं ने ही किए और फिरौती भी कई कांडों में वसूली गई। सोहेल हिंगोरा तो आपको याद ही है, जिसमें 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक की फिरौती की बात की जाती है। अपहरण दमन से हुआ था, लेकिन वे भी सूरत के ही रहने वाले थे। तो गुजरात और बिहार का नेक्सस अपहरण के मामले में बहुत ही गंदा रहा है। अब आपने चंदन सोनार का नाम सुना ही है, जो सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड में शामिल था। फिर पप्पू चौधरी, जो अभी अभी महाराष्ट्र में पकड़ा गया है, उसने भी एक बड़ा ही अपहरण किया। तो इस नेक्सस को
बिहार में हाल के दिनों में आप या हाल के वर्षों में कह सकते हैं कि अपहरण की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में बिहार के कई अपहृता गिरोह आज भी सक्रिय हैं, यह बात भी सही है। तो आज हमने आपको कहानी सुनाई है 1999 के एक अपहरण कांड की, और इस अपहरण कांड में यह बात बार बार उभर कर सामने आई कि पटना का एक बड़ा ट्रांसपोर्टर शक के घेरे में शामिल रहा था, लेकिन उसका खुलासा अंत तक नहीं हुआ। वह जो शांति विहार अपार्टमेंट था, जहां से 15 मिनट का कॉल हुआ था फिरौती की राशि में मोलजोल के लिए, उनका भी गुजरात पुलिस ने पीछा बाद में छोड़ दिया था। और असीम सिंह भी लंबे अरसे तक नहीं पकड़ा जा सका था। देखिए, यदि मैं आपको उस जमाने की क्लिपिंग दिखाऊं तो उद्योगपति अपहरण कांड में राजधानी का एक और ट्रांसपोर्टर शक के घेरे में, मैं यह भी दिखा दूं आपको, पटना के व्यापारियों ने अगवा कराया था सूरत के उद्योगपति का। मैं बार बार जो कहता हूं कि लाल डायरी मेरे पास है, और जहां से हम ये आप लाल डायरी का देख सकते हैं, लाल डायरी देख सकते हैं। अब ऐसी ऐसी कटिंग्स हमने वर्षों से सहेज कर रखी है, जो आपके साथ शेयर करते हैं तथ्यपरक जानकारियों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और निवेदन कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई तथ्यात्मक संशोधन चाहते हैं, या सीधे तौर पर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल करें। अपना नंबर भी लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क स्थापित करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।